हमारे बीच इस वक्त त्रिपुरेश्वर त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। सर, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं इस वक्त, एक बहुत बड़ा ये तस्दीक करते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जो हम लगातार एग्जिट पोल देख रहे थे, वो एग्जिट पोल के दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं झूठे नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक के जो रुझान देखने को मिल रहे थे, इसमें एनडीए को बहुत बड़ा एक बढ़त दिखा रहे थे, 300 साढ़े 300 के पार, कुछ तो 400 के आसपास भी दिखा रहे थे। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, शाम तक क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसके पहले भी जब हम लोग की चर्चा हुई थी इस विषय पे, तो मैंने कहा था कि जब दो पहलवान फील्ड में लड़ते हैं तो जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक आकलन कर पाना मुश्किल है कि कौन सा पहलवान कौन सा दांव पेच लगाएगा। और जहां तक बात ईवीएम की है, तो जगह जगह हर एक बूथों पे अपने अपने हिसाब से वोटिंग हुई है। हर जगह अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पिछले 2014 और 2019 से चुनाव से इस बार का चुनाव डिफरेंट रहा है। इस बार का चुनाव उदासीन रहा है जी। क्या ये कहें कि लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत मुद्दों पे चुनाव को देखा है। तो इस विषय में अभी शाम तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती दिख रही। कभी बढ़त आगे बढ़ रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी आगे बढ़ रही है, कभी नीचे जा रही है। लेकिन अगर बात करें हम विपक्ष की, बात करें अगर हम सपा की, हम बात करें अगर कांग्रेस की, तो उत्तर प्रदेश में इनका जो प्रदर्शन रहा, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो एक बहुत आश्चर्यजनक रूप से सामने आया है। बिल्कुल। और जहां उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जैसे मुद्दे को लोगों ने भुला के, रिसेंट में ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और उस मुद्दे को भुला के महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे अगर कहीं ना कहीं बसपा, सपा और कांग्रेस को देखा या सपा की तरफ उनका रुझान गया, तो ये बहुत सोचने का विषय है कि हमारे भारत में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, जिस तरीके से अभी कल जब एक स्टेटमेंट आया था अखिलेश यादव का, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने ऐसी ही बातें उन्होंने की थी कि इस बार जो युवा वर्ग है वो मेरा रंग दे बसंती चोला वाले कथन पर इस समय चल रहा है। जनता जो है वो तस्दीक कर रही है कि इस बार जो चुनाव है लुभावने वादों पर नहीं, मुद्दों पर हम जनता ने खुद लड़ा है चुनाव। तो कहीं ना कहीं ये बात सच होते नज़र आ रही है, आपको लगता है? क्योंकि बीजेपी ने तो बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे मंचों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, लगातार ये गिनाते रहे, हमने इतने गरीबों को फ्री राशन दिया है, हमने इतने शौचालय बनवाए हैं, हमने उज्ज्वला योजना दी है। लेकिन ये सारी चीज़ों को किनारे करके जनता ने इस बार अपना रुख थोड़ा सा अलग रख दिया है। देखिए, उसके पीछे जो मुख्य कारण है, जैसा कि हमारे भारतवर्ष में चुनाव में जो चलता है, वो जो वादे होते हैं, अगर आप इंडिया गठबंधन के वादों की बात करें तो इनके वादों की लिस्ट समय समय पे ये पिटारे बदलते रहे। शुरू में आए तो हम ऐसा करेंगे, फिर अग्निवीर योजना आए, फिर राशन पे आए, फिर 8,500 रुपए महीने पे आए। तो टाइम के हिसाब से जब इन्होंने फील्ड में चीजों को देखा तो ये एक टाइम मेड प्लान बनाते चले। उन्होंने फोकस किया जनता की उस नब्ज को जो मिडिल, मतलब उसको आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास वाली जो जनरेशन, जो जेंट्री की है, जिसको न मंदिर से मतलब है, न इसको किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। उसको मतलब यह है कि 5 किलो राशन मिलता था, अब 10 किलो राशन मिलेगा। इन्होंने उस जेंट्री को टच किया जो बेरोजगारी भत्ता चाहती। इन्होंने उस जेंट्री को टच किया जिसको 8,500 रुपये महीना चाहिए, 1 लाख रुपए सालाना चाहिए। यकीन मानिए, बहुत सारे लोगों ने तो वोट डालने के बाद बैंकों में जाके खाते खुलवाने शुरू कर दिए। बिल्कुल सर, कि जब बदलेगी हमारे खाते में 1 लाख रुपए आने शुरू हो गए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण करना और अपनी समस्या से लड़ना दोनों अलग अलग। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जाता है, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष के पास बहुत ढेर सारे चेहरे, सारे इकट्ठे हुए और फील्ड में जाकर के लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को देखा, उनकी समस्याओं को समझा। अग्निवीर योजना की जब शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की तो आपको याद होगा कि इसको लोगों को समझाना और बताना, उतने में ये योजना कहीं ना कहीं धरातल पर आ ही नहीं पाई। बड़ा विरोध हुआ। आज विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर योजना हो गया, महंगाई हो गई, 1 लाख रुपए हो गए। आज विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 10 किलो राशन हो गया। तो विकास की बात तो अभी कोई कर ही नहीं रहा। अब मुख्य मेन मुद्दों पे लड़ाई चल रही है, जिसमें राशन हो गया, गैस हो गया, महंगाई हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अभी चुनाव खत्म हुए 1 दिन हुआ,
अचानक से जो है दूध के दाम बढ़ गए जी। टोल टैक्स के दाम बढ़ गए। अब जिन यातायात वाहनों का दाम बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई जनता से करेंगे और फिर एक महंगाई का लेवल बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे जिन मुद्दों को लेकर दीक्षित जी ये एक बदलाव आया है। अच्छा सर, एक चीज ये भी मानेंगे कि ये जो बदलाव की बात, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के महेश शर्मा 1,28,400 वोटों से आगे। मथुरा से बीजेपी के हेमा मालिनी 91,236 वोटों से आगे। पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद 46,289 सीटों से आगे चल रहे हैं, वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बीजेपी के राजनाथ सिंह 14,396 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। कानपुर से बीजेपी के रमेश अवस्थी 16,949 वोटों से आगे। अकबरपुर से बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले 12,784 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33,206 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कन्नौज में अखिलेश यादव 37,427 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव 45,044 वोटों से आगे। तो वहीं आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 15,362 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के टिकट पर 18,576 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी की स्मृति ईरानी इस वक्त किशोरी लाल शर्मा से 18,576 वोटों से पीछे चल रही है। रायबरेली से राहुल गांधी 50,589 वोटों से आगे। मिर्जापुर में 354 वोटों से अनुप्रिया पटेल फिलहाल पीछे चल रही हैं। मेरठ में बीजेपी के अरुण गोविल 40,458 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे लगातार गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के महेश शर्मा 1,28,400 वोटों से आगे। मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी 91,236 वोटों से आगे। तो पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद 46,289 वोटों से आगे। लखनऊ से बीजेपी के राजनाथ सिंह 14,396 वोट से आगे। कानपुर से बीजेपी के रमेश अवस्थी 16,949 वोटों से आगे। अकबरपुर से बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले 12,784 वोट से आगे। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33,206 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कन्नौज में अखिलेश यादव 37,427 वोटों से आगे। तो सर, जिस तरीके से आपको बता रहे हैं लगातार आंकड़े जो हैं बदलते जा रहे हैं, फिगर आउट होता जा रहा है। वाराणसी सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री तीसरी बार यहां से रणभेरी बजा चुके हैं, रण क्षेत्र में हैं, लेकिन अजय राय जो हैं वो लगातार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सर, यहां का जो जाति समीकरण है अगर उसको देखा जाए तो इस बार जाति समीकरण को साधने की बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश की गई है। नामांकन के वक्त आपने भी देखा, ब्राह्मण, ओबीसी और दलित समाज के लोगों को जोड़कर प्रधानमंत्री नामांकन करने पहुंचे थे, यानी कि एक तीर से कई निशाने। और उधर ही मातृशक्ति का सम्मेलन जो किया, अब महिलाओं को जोड़ने की बात की गई, महिलाओं को साधने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार क्या लगता है सर कि यहाँ पर जो जाति समीकरण, मातृशक्ति समीकरण को जो साधने की कोशिश की गई है, क्या यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री निकाल पाएंगे अपनी सीट? ये जान लीजिए कि लड़ाई जो चल रही है, जो अजय राय का अगर आप इतिहास देखें तो अजय राय भाजपा से ही आते हैं। बिल्कुल। और एक सवर्ण जो जाति है, तो राय परिवार या भूमिहार वर्ग, वो बनारस में बाहुल्यता है जी। और भाजपा से दूरियां जो उनकी बनी वो किन कारणों से बनी वो तो बात का विषय। बट अभी चुनाव में दोनों एक दूसरे के प्रधानमंत्री और अजय राय दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। दूसरी चीज, अगर वाराणसी काशी की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काशी
उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष की आध्यात्म की राजधानी और पूर्वांचल की जो सधी सधाई, एक कहते हैं ना कि एक ऐसा किला बना दो जहां से हर एक किले पे वार किया जा सके। तो वाराणसी काशी एक ऐसा गढ़ है जहां से पूर्वांचल, बिहार और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पे सीधे असर पड़ता है। सुना होगा आपने कि सुबह बनारस और शामी अवध, बिल्कुल एक लाइन है। तो काशी बहुत सारी चीजों का समावेश लिए हुए, ये पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी जगह है जो धर्म की नगरी के मामले में, शमशान के मामले में सबसे अद्भुत है। और यही कारण है कि जब भी प्रधानमंत्री काशी से नामांकन करते हैं, एक नया अध्याय जोड़ते हैं, काशी के साथ अपना एक रिश्ता जोड़ते हैं। और इस बार के चुनाव में उन्होंने जो रिश्ता जोड़ा वो जोड़ा कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी समीकरण या गतिविधियां हैं उसमें वो हर वर्ग को लेके चलते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये हुआ कि उन्होंने मुस्लिम वर्ग को सामने रख दिया आरक्षण वाले मुद्दे पे, और शायद इस बार पूरी तरह से मुस्लिम वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कट गया चुनावों के बीच में। अच्छा, ऐसा इसलिए माना जा सकता है सर क्योंकि लगातार जितने भी चुनाव होते हैं जो मुस्लिम वर्ग है खास तौर से वो बीजेपी के अगेंस्ट ही खड़ा होता है। जो सबसे मजबूत दावेदार होता है वो उसके लिए बीजेपी के अगेंस्ट ही जो दावेदार मजबूत होता है वहां पर मुस्लिम वोट पड़ता है। क्या इस वजह से प्रधानमंत्री ने भी या बीजेपी ने भी सोचा कि स्ट्रेटेजी बना ली कि जब वोट पड़ना ही नहीं है तो चलिए मंचों से हम मुस्लिम और मंगलसूत्र और सारी चीजें निकाल देते हैं? नहीं, आप इस चीज को सक्सेना जी समझिएगा जी। जो आंधी और जो सुनामी की बात आई 2019 में, अगर उसके सेंटर पॉइंट में आप जाएं और भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत पे जाएं, इसकी उत्पत्ति पे आप जाएं, तो सबसे बड़ा जो एजेंडा इनका रहा वो हिंदुत्व का रहा। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पहचान है तो सबसे बड़ा सिंबॉलिक सिंबल आता है कि अगर उनका नाम कहीं आएगा तो उसके पीछे हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदुत्व का नाम जरूर है। सोशल मीडिया पे जो वार चली चुनाव में, इस बार का चुनाव सोशल मीडिया पे लड़ा गया। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के चुनाव में जब भी कहीं बात आती है तो वो एक पार्टी विशेष की बात नहीं आती, वो हिंदुत्व की बात आती है सर। इसीलिए सीएम योगी जो है मंचों से लगातार कहते रहे राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच की कड़ी टक्कर है। और वहीं अजय राय जैसे जो पुरोधा है इस समय कांग्रेस में 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो अगर इंडिया गठबंधन जो है अगर जीतता है तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुत्व का जो नारा जो लेकर चल रही थी बीजेपी और जो राम द्रोहियों और राम भक्तों की बात कर रही थी, अगर इंडिया गठबंधन कहीं बाई चांस जीत गई तो क्या कहेंगे फिर अंत में कि रामद्रोहियों की जीत हुई है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको पिछली बार भी मैंने कहा था सक्सेना जी, देखिए राम भक्त तो चुनाव में वोट डालने गए नहीं। बिल्कुल, राम भक्त तो वोट डालने गए नहीं क्योंकि उनका तो मुद्दा ही खत्म हो गया। जी 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 जी। वो तो फरवरी में 22 तारीख को मुद्दा समाप्त हो गया कि भैया अब हमें क्या लेना देना है, जिसको सरकार चलानी है वो सरकार चलाए, जिसको महंगाई बढ़ानी है महंगाई बढ़ाए, हमारा तो सपना पूरा हो गया। राम मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया, तो वो वर्ग वोट डालने गया ही नहीं। आप वोटों का परसेंटेज देखें और जो वोट पड़े जिस हिसाब से पड़े उनको अगर आप देखें तो कई वर्ग में वोटर डिवाइड हुए। जो ये राम भक्त वाला कैडर था वो वोट डालने गया ही नहीं, उसको धूप लगी, उसको लगा कि भाई आएगा तो मोदी, हमारे एक वोट डालने से क्या फर्क पड़ता, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कि आएगा तो मोदी ही। और ये चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं, यकीन मानिए सक्सेना साहब कि राम भक्त वोट डालने अगर निकले होते तो ये परसेंटेज 70 से ऊपर जाता, 65 से ऊपर जाता। बिल्कुल सर। दूसरी बात, थोड़ा सा असर देखा जाए तो पश्चिम में जो ठाकुर और जो चौधरी जो नाराजगी थी, एक जो वर्ग था उसकी नाराजगी का असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा सर। देखिए अभी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल में अगर आए तो आप पूर्वांचल की राजनीति में इधर बीच जो ठाकुरों का जो सबसे बड़े सिंबल हैं, यानी को कहा जाता है अगवा, जिनके यहाँ पूरी कचहरी लगती है और उनके घर से ही सारे समाधान ठाकुरों के हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम मैं मंच से लूंगा नहीं, नाम आप समझ गए होंगे और आपके दर्शक भी समझ गए होंगे मैं किन की चर्चा कर रहा हूं। वो चुनाव के एंड बीच में आके कहते हैं कि भाई मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। नाराजगी तो निश्चित रूप से रही। एक जो सवर्ण वर्ग में ठाकुर वर्ग रहा वो अलग नाराज था, ब्राह्मण वर्ग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष से भरा हुआ था। पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जहां के सांसद अपने क्षेत्र में गए ही नहीं,
10 वर्षों से बैठ के पीठासीन अधिकारी बने हुए। अगर मोदी जी का चेहरा उनके पीछे से हटा दिया जाए उनके बैनर से, तो मुझे लगता है, जो मेरा एक निजी विचार है, कि उनकी जनसभाओं में 200 से 500 लोग भी आने के लिए मतलब महंगे हो जाएंगे। नहीं सर, आपका जो विचार है, चौथे चरण में हमने ये विचार लोगों के चेहरे, लोगों के जुबानी सुने हुए हैं। जब एक गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ था और उसके बाद वहां पर बीजेपी के विधायक जी जो पहुंचे हैं, तो वहां पर लोगों ने साफ कह दिया कि मोदी जी के चेहरे की वजह से आप जीते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर प्रधान बनने तक के लायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही स्थिति विधायकों की भी है, यही स्थिति सांसदों की भी है। जी जी, आप यकीन मानिए कि केंद्र से ऊपर से चली योजनाएं जी जी फलीभूत हो ही नहीं पाती। अगर दुर्भाग्य से वो मंत्री बन गए तो क्षेत्र में उनके दर्शन नहीं हो पाते, जनता दर्शन उनका नहीं कर पाती है कि उनके विधायक, उनके सांसद है कहां। जी बिल्कुल, प्रोफेसर त्रिपाठी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपके पास वापस आएंगे समय निकाल के चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त